हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को देखने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में क्या लिया है, हमने एक्सपेरिमेंट में एक कंटेनर लिया है जिसमें कि आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में है और हमने थर्मामीटर ले रखा है जो कि इसका टेम्परेचर मेजर करेगा। तो स्टार्टिंग में जब हमने कुछ भी नहीं डाला है तो आपको पता है वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है। तो चलो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग देख लेते हैं ये टेम्परेचर पर का रीडिंग क्या रहा। तो टेम्परेचर पर का रीडिंग देखो ये क्या रहा है, -0.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मान लो हम लोग इस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो देखो इस पर क्या फर्क नजर आएगा। तो चलो हम लोग इस पर कुछ सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं ना, हमने मान लो सॉल्ट ऐड कर दिया। अब इसका टेम्परेचर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं टेम्परेचर क्या आ रहा है। तो देखो जैसे ही हम लोग वो यहाँ पर थर्मोमीटर लगाएंगे तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर रीडिंग करता हुआ नजर आ रहेगा। देखो ये क्या -1.3 डिग्री सेल्सियस हो गया, -1.8 डिग्री सेल्सियस हो गया, -1.9 हो गया, -2.0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हो हमने जैसे ही सॉल्यूट ऐड करा है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है उस पर डिप्रेशन आ रहा है, उसमें कमी आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि ये जो सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, बट जैसे ही हमने इस पर सॉल्यूट ऐड किया इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सप्रेस हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो घट गया। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी एक प्योर सॉल्वेंट में तो उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। तो इसी चीज को थ्योरेटिकल वे में चलिए देखते हैं। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या कुछ लिखा है। वी नो दैट एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस द सॉलिड फेज इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज। ठीक है, तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट किस पॉइंट को बोलते हैं, तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पर उस सब्सटेंस पर का सॉलिड फेज उसके लिक्विड फेज के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता रहता है और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता रहता है। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पर ये दोनों फेज आपस में एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। बट यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए हमें एक और डेफिनेशन देखना पड़ेगा वेपर प्रेशर के टर्म में। ठीक है, तो देखो क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर। ठीक है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड फेज, जहां पर वेपर प्रेशर उसके लिक्विड फेज का इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज, बराबर होगा वेपर प्रेशर इसके सॉलिड फेज में। अब आप बोलोगे कि सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर कैसा होगा, तो जैसा लिक्विड फेज का एक वेपर प्रेशर होता था, लिक्विड वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, उसी तरह सॉलिड फेज का भी वेपर प्रेशर होगा, सॉलिड भी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मल वाटर की बात करें, ठीक है, तो वाटर में तो चलो ठीक है फ्यूम्स बहुत आसानी से नहीं दिखते हैं। अब इसको एग्जांपल के तौर पर ऐसे देख सकते हो, जब हम लोग फ्रिज ओपन करते हैं तो और वहां पर से आइस निकालते हैं तो देखो आपको वहां पर से कुछ व्हाइट फ्यूम्स नजर सामने आता होगा। तो एक्चुअली वो क्या है, वेपर ही तो है। अब देखो इसको एक्सपेरिमेंट से अगर आप समझना चाहोगे तो इसको ऐसे देख सकते हो, मान लो हमने कुछ सॉलिड आयोडीन ले लिया और हम लोग उसको गर्म करते जा रहे हैं। तो रेगुलर गर्म करते जाएंगे तो हमें कुछ क्या होगा, वहां पर फ्यूम्स नजर आएगा। ठीक है, फ्यूम्स जो नजर आएंगे ये वायलेट कलर के फ्यूम्स नजर आएंगे। बट हम लोग अगर रेगुलर इसको गर्म करते रहेंगे तो हमें ये जो वायलेट कलर और ज्यादा डार्क नजर नहीं आएगा कि ये जो आयोडीन है, आयोडीन सबसे पहले हमने सॉलिड फेज में ले रखा था, वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर वेपर और सॉलिड आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही टाइम पास होते जा रहा है तो यहाँ पर ये जो कलर है ना और ज्यादा डार्क नहीं बन रहा है। तो और ज्यादा डार्क नहीं बन रहा है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में आ गया, ये वापस सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो रहा है। करेक्ट है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर सॉलिड और गैस जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो आप इस प्रॉपर्टी को नोट कर लो और हमेशा अपने दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जहां पर कि उसका वेपर प्रेशर उसके लिक्विड फेज का और उसके सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर बराबर होगा। ठीक है,
तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देख लिया। अब उस एक्सपेरिमेंट को थ्योरेटिकल वे में समझने के लिए हम लोग इस ग्राफ का सहारा लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये ग्राफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी देखा था। ठीक है, तो ये ग्राफ किसके किसके बीच था? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच था। तो देखो यहाँ पर ये जो ऑरेंज लाइन दे रखा है, ये सॉल्वेंट पर का वेपर प्रेशर का कर्व है। ठीक है, सॉल्वेंट जब वो लिक्विड फेज में था। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस केस में क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर तो बढ़ता जाएगा। देखो ये अपवर्ड दे रखा है। ठीक है, वहीं देखो एक और ग्राफ दे रखा है जो कि यहाँ से डाउनवर्ड आ रहा है, ये ज्यादा स्टेपली है। ये एक्चुअली फ्रोजन सॉल्वेंट का है। अब आप एक बात बताओ, ये जो सॉल्वेंट था वो तो लिक्विड फेज में था, उस समय उसका ग्राफ ऐसा हो गया। सोचो वो जब फ्रीज कर गया तो उसका वेपर प्रेशर अचानक से तो बहुत कम हो जाना चाहिए। इसलिए देखो यहाँ पर स्टीप डिक्रीमेंट आ रहा है उसके वेपर प्रेशर में। अब देखो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों का, फ्रोजन सॉल्वेंट का और लिक्विड सॉल्वेंट पर का, हमने जो अभी फिलहाल फ्रीजिंग पॉइंट पर का डेफिनेशन देखा वो तो यही फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा ना। ये पर्टिकुलर TF0 जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, जबकि ये प्योर फॉर्म में था। सोचो यही वो पॉइंट है जहां पर कि वेपर प्रेशर उसके लिक्विड फेज का और उसके सॉलिड फेज का बराबर हो गया। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब मान लो हमने उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करा, तो जैसे ही हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो आप लोगों को पता था, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बात देखा कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर जो है उसमें कमी आ जाएगी। तो मान लो वेपर प्रेशर में कमी आ गई तो देखो उसका ग्राफ जो है रिलेटिवली नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये ब्लू लाइन जो दे रखा है ये सॉल्यूशन पर का वेपर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, अब सोचो कि नेक्स्ट सॉल्यूशन पर का अगर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट का बात तो हम लोग तब कर सकते हैं ना जब ये यहाँ पर ये लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर जो है वो सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये हमें नेक्स्ट पॉइंट ये वाला मिलता है। तो आपको नजर आ रहा होगा जब ये प्योर सॉल्वेंट था लिक्विड फेज में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो था वो डेल्टा TF0 था। बट सॉल्यूशन के केस में यहाँ पर देखो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर गया, जो कि कितना हो गया? TF हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नजर आ रहा होगा। जो पहले फ्रीजिंग पॉइंट था उसके रेस्पेक्ट में फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, और यही चीज हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट जो किया था वहां पर भी हम लोगों ने यही चीज देखा था। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखते हैं। तो देखो डेल्टा TF मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? TF0 माइनस TF प्योर सॉल्वेंट पर के लिए था और ये सॉल्यूशन पर के लिए था। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया है बच्चे। ठीक है, बोल रहा है सिमिलर टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF से हम लोग इसको रिप्रेजेंट किए थे फॉर डिल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन हमने मान रखा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। देखो वहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी थी, तो ये बात तो होना ही था। सोचो ना, हमने जितना भी सॉल्यूट ऐड किया उसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन तो उतना ही ज्यादा होगा ना। तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो डेल्टा TF इक्वल टू, देखो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डाला है KF इंटू M, जहां पर KF को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। याद रखना ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो हमको पता है मोलालिटी के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी सॉल्वेंट। ठीक है, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या आ जाएगा? KF इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी के लिए हमने ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर रख दिया। अब मान लो इनको अरेंज किया तो डेल्टा TF इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब अगर मान लो इसमें मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का तो ये भी तरीका मोलर मास निकाल सकता है। तो M2 इक्वल टू हम लोगों ने क्या किया? देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा TF यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और M2 का अपोजिट साइड ले गए तो ये ऊपर चला गया, तो M2 इक्वल टू ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ पर से भी हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, जैसे इससे पहले की दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने करा था। अब देखो मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बोल रखा था कि वाटर पर का आपको है ना KF हमेशा याद रखना पड़ेगा, जो कि 1.86 होता है। ठीक है, कई बार आपको ये वैल्यू दिया हुआ नहीं रहेगा, तो वाटर पर के लिए KF आप अपने ध्यान में रखना। KF इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.86। अब NCERT पर का सवाल करके देखते हैं क्या दे रखा है। 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये देखो यहाँ पर सॉल्यूट है इथिलीन ग्लाइकोल और ये सॉल्वेंट है। तो 45 ग्राम अगर दे रखा है, इसका मोलर मास से आप डिवाइड करोगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। यहाँ पर 600 ग्राम वाटर दे रखा है, मतलब आपका सॉल्वेंट पर का वेट भी दे रखा है। तो देखो यहाँ पर से मोलैलिटी आ जाना है। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। चलो ठीक है, यहाँ से डेल्टा TF हमें निकालना है।
तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हम लोग निकाल लेंगे, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, और साथ में फ्रीजिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन का निकालना है। तो आपको पता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू मोलैलिटी। तो आपको के एफ देखो यहाँ पर नहीं दे रखा, मैंने बोला था के एफ वाटर के लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना, के एफ कितना होता है 1.86 बच्चे, है ना, वाटर के लिए हमेशा ध्यान में रखना। तो फॉर्मूला तो सिंपल है, सबसे पहले हम लोग यहाँ मोलैलिटी निकाल लेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो देखो सबसे शुरू में यहाँ पर देखो मोलैलिटी निकाल लिया गया है, ठीक है। मोलैलिटी निकालने के बाद क्या है, डेल्टा टी एफ भी निकाल लिया गया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो देखो यहाँ पर डेल्टा टी एफ का वैल्यू आ गया 2.2 केल्विन बच्चे, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पर के लिए क्या करोगे, आपको पता है वाटर पर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया 2.2 केल्विन, ठीक है। तो अगर मान लो सेल्सियस में करोगे ये, तो सेल्सियस के टर्म में कितना आ जाएगा -2.2 डिग्री सेल्सियस बच्चे, ठीक है। तो आपको पता है केल्विन के फॉर्म में वाटर पर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273.15 केल्विन होता है। तो उससे आप 2.2 केल्विन सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना आ गया 270.95 केल्विन। तो फाइनली ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। एक और सवाल कर लेते हैं, दे रखा है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 के, ठीक है। 50 ग्राम बेंजीन ले रखा है, चलो ये सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूट है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर के एफ दे रखा है बेंजीन का, क्योंकि ये हमें याद नॉर्मली नहीं रहता है। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जिससे मोलर मास फाइंड किया जाता है। तो हमारे पास फंडा तो एक ही है बच्चा, क्या, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। तो देखो अब हम लोग अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर देखो डेल्टा टी एफ का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर के एफ पर का भी वैल्यू दे रखा है। तो हमारे पास फॉर्मूला तो सीधे आ गया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। जब हम लोग मोलैलिटी इन दोनों से फाइंड करेंगे तो एक ही चीज हमारे पास अननोन रहेगा, वो क्या रहेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बच्चे। अब वो अननोन चीज जब हम लोग एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। देखो ये वैल्यू आ गया है 256 ग्राम मोल इनवर्स। तो चलो हम लोगों ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जो होगा ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है।